अरे सारिका, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथों में किताब कहाँ से आई? मेरे बेटे की किताब अलग रखो और खाना बनाना शुरू करो। कल तुम्हारी शादी होने वाली है। खाना देखकर ही तुम्हारे ससुराल के लोग तुम्हें अपने घर की बहू बनाएंगे, तुम्हारी डिग्री देखकर नहीं। यह सुनकर सारिका की आंखों में आंसू आने लगे। उसके पिता हमेशा कहते थे कि कड़ी मेहनत करो, अंतिम क्षण तक अध्ययन करो। यहाँ तक कि वे कहते थे कि तुम्हें पढ़ाई करके जीवन में कुछ बनना है। लेकिन जब भी सारिका अपनी किताबें पढ़ती थी, चाची को पता नहीं क्या हो जाता। उन्हें बहुत गुस्सा आता। इसलिए सारिका को चाची के सामने किताबें उठाने में भी डर लगता है। सारिका को जन्म देने के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई और कुछ साल पहले उसके पिता को कैंसर का पता चला। उनकी भी मृत्यु हो गई। मैं अब ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूँगा, ये उन्हें लगने लगा था। इसलिए उन्होंने अपनी सारी बचत अपनी बेटी के नाम कर दी थी और वह संपत्ति सारिका की शादी के बाद उसे मिल जाएगी। अब सारिका का इस दुनिया में अपने चाची चाचा के अलावा कोई नहीं था। जब घर के लोगों को पता चला कि सारिका के हिस्से के सारे पैसे उसकी शादी के बाद उसे मिलेंगे, तो उन लोगों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने उसकी पढ़ाई बंद करवा दी और उससे घर का काम कराने लगे। सारिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चाचा चाची ने उसे कुछ भी सांसारिक बातें नहीं सिखाई और ना ही उसे पढ़ने लिखने का अवसर ही दिया। उन्हें तो बस उसके 18 साल के होने का इंतज़ार था। जैसे ही सारिका 18 साल की हुई, उसके लिए रिश्ते आने लगे। शादी के बाद सारा पैसा सारिका को मिलेगा, चाचा चाची अच्छी तरह जानते थे। फिर भी वे एक लड़के की तलाश में थे, क्योंकि उन्हें एक ऐसा परिवार चाहिए था जहां सारिका को उसके हिस्से का पैसा मिल जाए तो उसमें से कुछ हिस्सा उन्हें भी मिल जाए। और आखिरकार उन्हें एक ऐसा परिवार मिल ही गया। उस लड़के का नाम विशाल था। उसके पिता ने ये रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन सारिका दिखने में बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए विशाल को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उसने उसका रंग देखा और पहली नज़र में ही उसे अस्वीकार करने का निर्णय लिया था। लेकिन बड़ों के बीच बात हो गई थी। जब विशाल घर आया तो बहुत परेशान और नाराज़ हो गया। उसके पिता ने उसे शांत कराया और कहा, देखो बेटा, मैं सहमत हूँ कि सारिका दिखने में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसके पिता ने उसके नाम पर 30 लाख रुपए जमा किए हैं, जो उसे शादी के बाद मिलने वाले हैं। उसके चाचा चाची भी इस रिश्ते को इसी वजह से जल्दी जल्दी पक्का करना चाहते हैं। शादी के बाद हमें 15 लाख रुपए मिल जाएंगे और उन्हें भी 15 लाख मिल जाएंगे। ये शादी नहीं, यह सिर्फ एक समझौता है, इसलिए तुम्हें यह समझौता स्वीकार करना होगा। मैं सारिका के चाचा से वादा कर चुका हूँ। तुम मेरी अब नाक मत कटाओ। अपने पिता की बात सुनकर विशाल ने गुस्से में कहा, पिताजी, लेकिन पापा, मैं इतनी बदसूरत दिखने वाली लड़की को अपनी पत्नी कैसे बनाऊं? मैं उसे अपने दोस्तों से कैसे मिलवाऊंगा? तब माँ ने उसे समझाया और कहने लगी, देखो बेटा, तुम उससे शादी कर लो। हम उसे घरेलू नौकरानी का दर्जा देंगे, क्योंकि वैसे भी उसके चाचा चाची ने उसे ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं है। किसी तरह उसका पालन पोषण किया और वह शादी योग्य होने तक इसका इंतज़ार किया। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब पैसे हमें मिल जाएंगे तो उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। यदि वह हमारी बात नहीं मानती तो उसे इस घर में नौकरानी बनाकर रखेंगे और तुम्हारी दूसरी शादी एक सुंदर सी लड़की से करवा देंगे। अरे, तुम एक मर्द हो और एक मर्द जितनी चाहे उतनी शादियां कर सकता है। ऐसा करना गैरकानूनी है। ये विशाल को भी पता था। फिर भी उसने माँ की सलाह मान ली, क्योंकि उसके मन में भी पैसे का लालच आ गया। उसकी और सारिका की शादी बहुत ही सादगी से हो गई।
शादी के बाद जब तक घर में रिश्तेदार रहे तब तक सारिका ने किसी से कुछ नहीं कहा और विशाल ने भी उसके साथ सामान्य व्यवहार किया, लेकिन आज तक उसने सारिका को छुआ तक नहीं था। 4 दिन बाद सभी मेहमान जाने के बाद घर में सारी जिम्मेदारियां सारिका पर डाल दी गई। सुबह जल्दी उठकर एक पल के लिए भी समय नहीं मिलना, क्योंकि शादी के बाद घर पहले ही बिखरा हुआ था, इसलिए सारा काम वही करती थी। उस रात काम के बाद जब आराम करने के लिए वो देर से अपने कमरे में पहुंची तो विशाल बेड पर नहीं था, वॉशरूम में था। वो बेड पर लेट गई। कमरे में आते ही उसे बेड पर लेटे हुए देखकर विशाल को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोला, अरे मेरे बेड पर तुम क्या कर रही हो? ये सुनकर सारिका आश्चर्यचकित हो गई और कहा, अरे मैं अपने बेड पर हूँ, क्या यह मेरा बेड नहीं है? उसके पति ने उसे बेड से धक्का दिया और कहा, तुम्हारा रंग देखकर लगता है कि तुम कई दिनों से नहाई नहीं हो। मुझसे दूर हो जाओ, तुम सिर्फ आलू और प्याज काटने के लिए बनी हो। सारिका की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे रोता देखकर विशाल गुस्से में चिल्लाने लगा कि मेरे कमरे में बैठकर आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप जाओ यहाँ से और अपना काम करो। मुझे तुम वैसे भी पसंद नहीं हो। मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो रोते हुए कमरे से बाहर आई और सास उससे टकराते हुए कहने लगी, ओह, तुम क्यों दिन रात रोते रहती हो? इसलिए मेरा लड़का तुम्हें पसंद नहीं करता। पति का ताना सुनकर सारिका अभी अभी आई थी और अब सास के ताने सुनने की स्थिति में नहीं थी। वह बालकनी में गई और वहीं पूरी रात रही। उसने पूरी रात ठंड में कपकपाते हुए बालकनी में बिताई। सुबह तक उसे बुखार आ गया था, लेकिन उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। सब सुबह के चाय के लिए आवाज़ लगाने लगे तो वह किसी तरह उठकर चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई, लेकिन चाय बनाते समय यही सोच रही थी कि इस परिवार में कोई मुझे पसंद नहीं करता, फिर मैं सभी के लिए क्यों काम कर रही हूँ। वो एक मशीन की तरह हाथ पैर चला रही थी। पति के कमरे में पैर न रखने का उसने फैसला किया, लेकिन उसके पति आवाज़ दे देकर शोर मचाने लगा। वो कमरे में नहीं गई। सास उसे बुरा भला कहने लगी कि इसीलिए मेरा बेटा तुम्हें पसंद नहीं करता। वो किसी ज़रूरी काम के लिए बुला रहा है और तुम कमरे में ही नहीं जा रही। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। सास के भारी मन से ताने सुनकर वो कमरे में गई। उसका पति चिल्लाया, मेरे कपड़े कहाँ हैं? कल मैंने कहा था कि मेरे नीले रंग कलर के शर्ट प्रेस करके रख देना। सारिका एक मशीन की तरह अलमारी तक पहुंची, उसकी शर्ट निकालकर प्रेस कर दी और फिर कमरे से मशीन की तरह बाहर आने लगी तो विशाल पीछे से चिल्लाया, और मेरा नाश्ता कहाँ है? वो धीरे से बोली, मैं लाती हूँ। वो रसोई में गई और पति के लिए नाश्ता बनाकर लाई। आज उसके मन में जितने भी भाव थे वह मर चुके थे। आज बस वह एक रोबोट की तरह घर में काम कर रही थी। उस दिन से वह अपने पति के कमरे में सोने भी नहीं गई, क्योंकि विशाल उसकी उपस्थिति सहन नहीं कर सकता था। विशाल ने उसे बस घर के काम के लिए ही रख रखा था। घर के लोग भी चुप थे। अब धीरे धीरे घर में चर्चा शुरू हुई तो विशाल ने दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को वारिस चाहिए था। सारिका ने यह समाचार सुना तो लगा मानो किसी ने उसके कान में गर्म तेल डाल दिया हो, और जिस बात का डर था वही हुआ। एक दिन घर के सभी सदस्य गायब थे और जब घर वाले घर आए तो नई नवेली दुल्हन विशाल के साथ खड़ी थी। उसे देखकर सारिका के दिल की धड़कन रुक गई। हालांकि उसका पति उस पर चिल्लाता था, गुस्सा करता था, घर में ताने मारे जाते थे, लेकिन फिर भी वो विशाल की पत्नी थी। लेकिन आज उसकी जगह किसी और ने हड़प ली, ऐसा लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। घर के लोगों ने बहुत प्रेम पूर्वक सत्कार किया और लड़की दिशा दिखने में बहुत सुंदर थी। वह बिना कुछ कहे उसे चिढ़ा रही थी।
वह पूरे अधिकार के साथ विशाल के साथ कमरे में गई। रात को विशाल ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और कमरे में दोनों के हंसने की आवाज़ आने लगी। तब सारिका को लगा जैसे कोई उसके दिल में छुरा घोंप रहा हो। अब वो यह सब सहन नहीं कर पा रही थी और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो घर वालों के साथ अजीब हरकतें करने लगी, जिसे देखकर उन्होंने उसे एक आश्रय स्थल पर जाकर छोड़ दिया। सारिका का कोई करीबी उससे पूछने तक नहीं आया था और विशाल अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। सुबह विशाल बिस्तर से उठकर दिशा से कहने लगा, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें मुझसे दूर जाने की? तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। दिशा उसे चिढ़ा रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी हूँ। तुम्हारी तो पहली पसंद राजकुमारी सारिका थी, दिशा नहीं थी। अरे दिशा, तुम अच्छी तरह से जानती हो वो मेरी पसंद नहीं थी। मेरे माता पिता ने उसे इस घर की बहू बनाया था सिर्फ 15 लाख रुपए के पीछे। और अच्छा हुआ तुमसे मुझसे शादी कर ली और आज वह मानसिक रूप से विक्षिप्त और पागल खाने में है। हमने उससे 15 लाख रुपए छीन लिए, फिर तुमसे शादी कर ली और अब तुम जैसी खूबसूरत पत्नी का पति बन गया हूँ। और आज मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। केवल इस घर में दोबारा उसका जिक्र मत करना। उसे क्रोधित देखकर दिशा ने अपने कान पकड़कर कहा, सॉरी, आज से मैं उसका नाम तक नहीं लूँगी। क्या अब तुम खुश हो? विशाल ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। विशाल आज खुद को बहुत भाग्यशाली मान रहा था। अब हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, उसने ऐसा सोचा। पहली पत्नी के पैसे से वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ मज़े लूट रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी हरकतों की सज़ा क्या मिलने वाली है। सारिका के चाचा ने पहले से ही उसके माता पिता से बात करके पैसे हड़पने की बात कर ली थी। सारिका का रंग सांवला था, जिसकी वजह से विशाल ने उसे देखने से इनकार कर दिया। एक समझौते के रूप में उसने शादी करी और एक कड़वा घूंट पी लिया। इधर उसके चाचा चाची आधे पैसे लेकर खुश थे और उधर विशाल अपने घर वाले से आधे पैसे लेकर मौज कर रहा था। सारिका के चाचा चाची को धन का सुख लंबे समय तक उपभोग करवाते नहीं बना। सारिका के चाचा की तबीयत खराब हो गई। जांच के बाद उनमें आखिरी स्टेज का कैंसर निकला। सारे पैसे इलाज करने में खर्च हो गए, लेकिन वे जीवित न रह सके और चाची को वृद्धाश्रम में दिन गुजारने पड़े। विशाल को तो इससे भी बुरी सज़ा हुई। विशाल ने सारिका को उसके लुक्स की वजह से रिजेक्ट कर दिया। उसकी राय में वो अच्छी नहीं थी। अब वो अपनी खूबसूरत पत्नी दिशा के साथ हर जगह घूम रहा था। उसे हर जगह घुमाने ले जाते। उसे अपनी पत्नी पर गर्व था। उसने अपने दोस्तों से भी उसका परिचय कराया। एक बार विशाल की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह ऑफिस नहीं गया। शाम तक उसके चेहरे पर 1-2 दाने निकल आए, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। हालात बिगड़ने लगे। डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने दवा तो दी, लेकिन दिन ब दिन उसका चेहरा छोटा होता जा रहा था। दाने निकल आए। डॉक्टर को दिखाने के बाद दाने धीरे धीरे कम होने लगे, लेकिन चेहरे पर गहरे निशान बन गए थे। हालांकि वह बहुत सारी दवाइयाँ ले रहा था, लेकिन कोई भी दवाई काम नहीं आई। अब वह शीशे में अपना चेहरा देखकर डर गया था। इन सब का असर अब दिशा पर भी पड़ रहा था। वो दिखने में तो बहुत सुंदर थी और अब उसे अपने पति से शर्म आती थी। वह अब उसके साथ कहीं भी जाने में झिझक रही थी, लेकिन उसका विशाल को पता नहीं चल पाया था। एक बार दिशा के मायके में उसके भाई की शादी का कार्यक्रम तय हो गया था। विशाल भी बड़ा सगाई में जाने के लिए उत्साहित था और तैयारी कर रहा था। उसने नए कपड़े भी खरीदे और ऑफिस में छुट्टियां के बारे में भी बात कर ली थी। लेकिन दिशा अपनी माँ के घर चली गई। जब वह घर जाने के लिए पैकिंग कर रही थी तो विशाल से कहने लगी कि सुनो, मम्मी पापा का ध्यान रखना। मैंने तुम्हारे सारे कपड़े अलमारी में रख दिए हैं प्रेस करके। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी।
यह बात विशाल ने सुन ली और चौंक गया और बोला कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ? तुम अकेली क्यों जा रही हो? दिशा का सामान पैक करते समय अचानक उसके हाथ रुक गए और उसने धीरे से कहा, क्या तुमने अपना चेहरा देखा है? तुम मेरे साथ कहीं भी जाने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हो और तुम खुद ही समझदार हो। तुम उस बदसूरत सारिका को कहीं भी ले जाने में शर्माते थे और आज मुझे भी तुम्हें कहीं ले जाने में शर्म आती है, इसलिए तुम घर पर ही रहो। मेरी माँ के घर बहुत सारे लोग रिश्तेदार आ रहे हैं। तुम्हारा चेहरा देखकर वे सब क्या सोचेंगे कि ज़रूर दिशा में ही कुछ कमी होगी, इसलिए इतने बदसूरत लड़के से शादी की है। इसलिए तुम यहाँ रहकर आराम करो, मैं अकेले घर जाऊँगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर विशाल को बहुत दुख हुआ। उसे लगा जैसे आसमान उसके सिर पर गिर गया है। उसे महसूस होने लगा कि एक समय उसने भी अपनी पहली पत्नी से ऐसे ही बात की थी, ऐसे ही उसका मजाक उड़ाया था, उसे बिस्तर से खींचकर नीचे फेंक दिया था। आज फिर वही बातें उसके कानों में गूंज रही थी कि तुम बेड पर मेरे साथ सोने लायक नहीं हो, तुम सिर्फ आलू प्याज काटने के लिए बने हो। आज वक्त ने उसे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा था कि उसकी बोलती बंद हो गई थी। उसने जैसा अपनी पहली पत्नी सारिका के साथ दुर्व्यवहार किया, वैसा ही उसके साथ हुआ। उसकी दूसरी पत्नी भविष्य में कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी, उसने ये सोचा भी नहीं था। दिशा बहुत पहले ही कमरे से निकल गई थी और विशाल चुप था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आईने में अपना चेहरा देखा, फिर पाउडर का डिब्बा उठाकर बाहर निकाला और शीशे पर फेंक मारा। वो शीशा एक क्षण में चकनाचूर होकर टूट गया, लेकिन उन टुकड़ों में उसका क्रोधित चेहरा मानो उसका मजाक उड़ा रहा था। उसका सर चकरा गया। वो कमरा छोड़कर बाहर चला गया। इससे पहले उसे दिशा में कोई कमी नज़र नहीं आती थी, लेकिन आज दिशा के लिए उसके अंदर कोई प्यार नहीं बचा था। उस दिन से दिशा ने भी उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया और विशाल को उसके सामने उसे छूने की हिम्मत तक न थी। कुछ ही समय बाद 6 महीने बीत गए। एक दिन विशाल के ऑफिस से लौटते समय एक दोस्त ने कहा, चलो शहर चलते हैं, एक नई चाय की दुकान खुली है, वहाँ की चाय बहुत मशहूर है, मैं तुम्हें वहीं चाय पिलाता हूँ। विशाल सोचने लगा कि आज इतनी जल्दी घर जाकर क्या करेगा। वो उस दोस्त के साथ गया और एक गली में घुस गया। वह आश्चर्यचकित था क्योंकि अचानक से उसने देखा कि दिशा एक आदमी के साथ पुराने घर में जा रही थी। वह अपने दोस्त से कहीं और जाने का बहाना बनाकर अपने दोस्त की नज़रों से बचकर ऐसे घर में चोरी छिपे सामान जाता हो वैसे ही पहुंच गया। उसके पीछे की खिड़की से झांक कर देखा और अंदर वाले कमरे का नज़ारा देखकर उसकी आंखें चौंक गई। उसकी खूबसूरत पत्नी दिशा किसी और की बाहों में थी। ये नज़ारा देखकर विशाल हैरान रह गया। उसने तुरंत उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक आदमी आया और दरवाज़ा खोला। विशाल अंदर जाता है। दिशा उसे वहाँ देखकर सुन्न रह जाती है। विशाल ने उसे जोरदार तमाचा मारा और बोला, कैसी चरित्रहीन औरत हो तुम, किस चीज़ की कमी रह गई थी मेरे प्यार में। बदले में दिशा ने भी उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया और कहने लगी कि तुम मेरे बेड पर होते हो तो मुझे तुमसे नफ़रत होती है देखकर। क्या तुमने अपना चेहरा नहीं देखा? तुम मुझसे प्यार करने तक के लायक नहीं हो। ये सुनकर विशाल का सर शर्म से झुक गया। गुस्से के साथ वह वहाँ से निकल गया और बाइक पर बैठकर तेज से गाड़ी चला रहा था और गुस्से में गलत दिशा में गाड़ी चलाने लगा और सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया और विशाल का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसने चलने फिरने की क्षमता तक खो दी। अब वह बिस्तर पर बेजान पड़ा हुआ था। वह अपनी पत्नी की सच्चाई जानने के बाद भी नहीं जानता, कुछ वह कर नहीं सकता क्योंकि उसे अपनी हार दिख रही थी। अब उसका कुछ भी नहीं बचा था। अपनी पत्नी से ऐंठे हुए पैसे उसके इलाज में खर्च हो रहे थे। उसका जीवन भी महंगा पड़ रहा था। उसके जीवन में सुख शांति चली गई थी। सारिका का पागल खाने में इलाज चल रहा था और वहाँ डॉक्टर सुधा उसका इलाज कर रही थी।
सारिका के स्वस्थ होने में तेजी से सुधार हो रहा था, लेकिन उसके घर वालों ने कहा था कि हमारा सारिका से कोई संबंध नहीं है। सुधा जी को बहुत बुरा लगा। वह दिल से बहुत अच्छी थी। जल्द ही सारिका ठीक हो गई। सुधा जी उसे अपने घर ले आई। सारिका सुधा जी के घर खाना बनाती थी और मुकेश ये सुधा जी के घर पर दूध लाता था। वह धीरे धीरे सारिका को पसंद करने लगा और सारिका भी उससे बहुत ही प्यार से बात करने लगी थी। कभी कभी वह सारिका के लिए जलेबी लाया करता था और कभी कभी वह खट्टी मीठी गोलियां भी लाया करता था। सारिका भी उसके आने का इंतज़ार करती थी। सुधा जी को भी थोड़ी भनक थी। एक दिन उन्होंने उसे रोक कर पूछताछ की और बोली, अरे मुकेश, तुम शादी कब कर रहे हो? वो शर्माते हुए कहता है कि समय आने पर हो ही जाएगी। तुम्हें कोई लड़की पसंद तो है ना? उसने हिम्मत करके कहा, एक लड़की है, लेकिन वह मुझे पसंद करती है या नहीं मैं नहीं जानता। वह लड़की कौन है? उससे उसकी पसंद पूछ सकते हैं। मुकेश की आंखें चमक उठी जब सुधा जी ने इस बारे में सारिका से बात की तो उसने अपने पिछले जीवन के बारे में सब कुछ बताया। मुकेश ने कहा कि उसे कोई परेशानी नहीं है। सुधा जी उन्होंने सारिका का कन्यादान किया। पति सास ससुर के साथ सारिका खुशी से जीने लगी। स्वार्थी लोगों द्वारा उसके हिस्से की संपत्ति हड़प ली गई और उसे पागल खाने भेज दिया गया, लेकिन अपनी नियति को कोई नहीं समझता। उसका भाग्य अच्छा था और भगवान ने उन्हें उनके कर्मों की सज़ा दी। हमें अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।